हेलो एवरीवन, दिस इज़ नीलेश कुमार गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एनजी फिजिक्स क्लासेस। शुरुआत करते हैं। पिछले टर्न पे मैंने काफ़ी सारी बातें आप लोगों को बताई और जितना भी मैंने बताया मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को क्लियर होगा, है ना। उसमें मैंने बताया था जब भी कोई गाड़ी का इंजन स्टार्ट करते हैं तो उसकी हेडलाइट डिम पड़ जाती है ना, या कोई हीटर जब हम ऑन करते हैं तो घर में लगे हुए बल्ब डिम पड़ जाते हैं, तो क्यों। इस टाइप के कुछ एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप लोगों को बताए गए थे। सही बोल रहा हूँ ना, है ना। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी कड़ी में। इसके बाद अब हम लोग जो हमारे 2-3 टर्न जो बेटा आगे मूव होंगे, हम लोग जो भी बात करेंगे वो पोटेंशियोमीटर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे? पोटेंशियोमीटर, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे सामने जो बेटा अगला क्वेश्चन है दैट इज़ डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट। डिफाइन पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड विच टाइप ऑफ क्वांटिटी इट इज़। तो सभी लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले चलता हूँ। जिन लोगों ने 11th क्लास पढ़ी है वो ये जानते हैं, जहाँ पर भी वर्ड रेट आता है, रेट, वहाँ पर टाइम का डिवाइड हो जाता है, ऐसा बताया गया था आपको 11th क्लास में। और जहाँ पर भी वर्ड ग्रेडियंट आता है, ग्रेडियंट, वहाँ पर भी किसी चीज़ का डिवाइड हो जाता है, बताया था 11th में। किस चीज़ का डिवाइड होता है, याद है किसी को? डिस्टेंस का, है ना। जहाँ पर भी वर्ड ग्रेडियंट आ जाता है वहाँ डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है बेटा। जैसे आप लोगों ने 11th में पढ़ा था, जिन लोगों ने 11th पढ़ी अच्छे से उनको समझा रहा हूँ। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो आप वेलोसिटी में डिस्टेंस का डिवाइड कर देते थे, dv/dx, अगर आपको याद हो तो। फिर आपने पढ़ा टेम्परेचर ग्रेडियंट, तो टेम्परेचर में आप डिस्टेंस का डिवाइड कर देते थे, dθ/dx। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो हम लोग पोटेंशियल में डिस्टेंस का डिवाइड कर देंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। जब पोटेंशियल में डिस्टेंस का डिवाइड हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखें सब लोग, पहले देखते जाएं थोड़ा सा। यहाँ पर ये जो पूरा टॉपिक है वो पूरा पोटेंशियोमीटर से रिलेटेड है। तो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोग जानेंगे ध्यान से सभी लोग। पोटेंशियोमीटर एक डिवाइस होता है जिसकी हेल्प से हम किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 सेलों के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं, पर खैर वो सब चीज़ें बाद की बातें। फ़िलहाल वो इंस्ट्रूमेंट होता कैसा है उसके बारे में हम लोग जिक्र कर रहे हैं। तो पोटेंशियोमीटर कुछ इस टाइप का डिवाइस होता है। ये मैंने बैटरी लगा दी, ये मैंने की लगा दी, बैटरी, की, एंड दिस इज रियोस्टेट। रियोस्टेट के बारे में मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ। रियोस्टेट बोले तो चेंजेबल रेजिस्टेंस, यस और नो, बोलो भैया। रियोस्टेट बोले तो चेंजेबल रेजिस्टेंस, कई बार इस बारे में आपको बता भी चुका हूँ। ऐसा रेजिस्टेंस जिसके वैल्यू को घटाया या बढ़ाया जा सकता है उसे हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं, यानी कि चेंजेबल रेजिस्टेंस, राइट। ये वायर है पोटेंशियोमीटर में, ये एक वायर होता है AB। आपको याद है मैंने आपको एक दिन मीटर ब्रिज पढ़ाया था, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज में जो वायर बेटा हम लोग यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो, मीटर ब्रिज में आप लोग जो वायर यूज़ करते थे वो वायर कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन अलॉय का बना होता था। याद है आप लोगों को? मीटर ब्रिज में जो वायर यूज़ किया जाता था वो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन अलॉय का होता था। तो यहाँ पर कोई नई कहानी नहीं है, सेम वायर है। काय का वायर है ये? कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नीन अलॉय का। यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये जो वायर है वो कॉन्स्टेंटिन या फिर मैग्नीन। क्लियर? ये मैग्नीन बिल्कुल सही लिखा है, कोई इसे करेक्ट करके मैग्नीज मत लिख लेना, है ना। मैग्नीन सही है, अलॉय होती है ये। क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो इसके अंदर जो वायर होता है वो काय का होता है? कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन अलॉय का होता है। क्लियर? अच्छा, इस वायर की जो लेंथ होती है, इस वायर की जो लेंथ होती है वो अलग अलग किताबें पढ़ेंगे आपको अलग अलग मिलेगी। किसी में 7 मीटर लिखा होगा, किसी में 10 मीटर लिखा होगा, किसी में 14 मीटर लिखा होगा। सामान्यतः जो वैल्यू मैंने बोली वही यूज़ की जाती हैं। ज़्यादातर हम लोग ऑन एंड एवरेज 10 मीटर का वायर ले लेते हैं, बाकी का कोई ठेका नहीं है कि 10 मीटर का ही रहे, है ना। 7 मीटर भी हो सकता है, 14 मीटर भी हो सकता है। क्लियर? फिलहाल मैंने इस पोटेंशियोमीटर का ये जो वायर है इसकी लेंथ मैंने मान लिया कितनी है? L, कैपिटल L।
कैपिटल एल इज द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। ये जो ए बी वायर है वो पोटेंशियोमीटर का वायर है। ये वायर कॉन्स्टेंटेनियम मैग्नेट अलॉय का बना होता है। इसकी जो लेंथ होती है तकरीबन 7 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है, 14 मीटर भी हो सकती है। क्लियर? हम लोग ऑन एंड एवरेज 10 मीटर मान लेते हैं। ठीक है सतीश भैया, आगे बढ़ो। क्लियर? चलो अच्छी बात है। ऐसे याद करना, बकरी बकरी बकरी, तो सीक्वेंस याद हो जाएगा बैटरी की रियोस्टेट। क्लियर? और ये वायर लगाए भी। ये जो सर्किट मैंने बनाया है इस सर्किट को बोलते हैं बेटा प्राइमरी सर्किट। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सर्किट। यानी जब भी कहीं अब हमारी आज से जो भी बात चलेगी बेटा वो पोटेंशियोमीटर के बारे में ही चलेगी। तो हम पोटेंशियोमीटर के बारे में जो भी बात चलेगी तो पोटेंशियोमीटर जब भी हम बात करेंगे तो ये सर्किट तो बनना ही बनना है। क्लियर? ये पोटेंशियोमीटर बनाया मैंने आपके सामने, अभी पूरा नहीं हुआ। पोटेंशियोमीटर का ये प्राइमरी सर्किट है। कैसा सर्किट है बेटा? ये प्राइमरी सर्किट है। हर जगह जहाँ भी आप पोटेंशियोमीटर पढ़ोगे ये तो आपको बनाना ही बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अब बात आती है ये प्राइमरी सर्किट है तो कहीं ना कहीं मन में हलचल पैदा होती है, फिर सेकेंडरी सर्किट क्या है ना? तो बेटा सेकेंडरी सर्किट में उन चीज़ों को जोड़ा जाता है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। समझ में आ रही है बात? क्लियर? सेकेंडरी सर्किट में उन चीज़ों को जोड़ा जाता है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। ये प्राइमरी सर्किट हो गया। अब मान के चलो सपोज करो मुझे किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा? सेकेंडरी सर्किट में यहाँ पर एक सेल जोड़ दूंगा। जिस सेल का ईएमएफ मुझे कैलकुलेट करना है वो सेल मैंने यहाँ पे जोड़ दिया, और उसके साथ गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी। ये गैल्वेनोमीटर और जॉकी तो सब जगह चलेगी, बस जिस सेल का ईएमएफ आपको कैलकुलेट करना है वो सेल आपने यहाँ पे जोड़ दिया। यानी कहने अब ये कौन सा सर्किट हो गया? ये हो गया बेटा आपका सेकेंडरी सर्किट। कहानी समझ में आ रही है? ये कौन सा सर्किट है? सेकेंडरी सर्किट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, सेकेंडरी सर्किट में बेटा उन चीज़ों को जोड़ा जाता है जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होती है। जो बात मैंने बोली समझ में आई? बोला भैया? ये पूरा डिज़ाइन मैंने जो बनाया है ये पोटेंशियोमीटर का डिज़ाइन है। इसमें ये प्राइमरी सर्किट होता है, सेकेंडरी सर्किट बदल जाया करता है। जिन चीज़ों की वैल्यू निकालनी होती है उसे हम लोग सेकेंडरी सर्किट में जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर और जॉकी तो आता ही आता है सेकेंडरी सर्किट में। क्लियर? जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ये चीज़ आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है? फिलहाल हमारे सामने जो क्वेश्चन है ना बेटा, वो क्वेश्चन में मुझसे ये कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट समझाओ। क्या समझाओ? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट समझना है फिलहाल। तो देखेंगे सभी लोग ध्यान से। पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर अब बात की जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट तो मैंने आपको बताया था पोटेंशियल में अगर आप डिस्टेंस का डिवाइड दे दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा आपका। राइट? मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले बोला था, वेलोसिटी ग्रेडियंट में वेलोसिटी में डिस्टेंस का डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर ग्रेडियंट में टेम्परेचर में डिस्टेंस का डिवाइड करते हैं। ठीक उसी प्रकार पोटेंशियल ग्रेडियंट में पोटेंशियल में डिस्टेंस का डिवाइड कर देते हैं। ठीक है? तो पोटेंशियल हो गया v, डिस्टेंस यहाँ पर लेंथ हो गई। लेंथ एक प्रकार का डिस्टेंस ही तो है l। तो ये फॉर्मूला है पोटेंशियल ग्रेडियंट का, k इज इक्वल टू केवल k बराबर v अपॉन एल। v पोटेंशियल है तो पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट, l लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर तो मीटर। सीन क्लियर है? किसी पट्टे ने मुझसे पूछ लिया कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है, तो मुझसे बोलेंगे कि भैया पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट होती है वोल्ट पर मीटर। क्या होती है पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट? वोल्ट पर मीटर। बात समझ में आ रही कैसे आई यूनिट? अब हमें बनानी है बेटा इसकी डेफिनेशन। तो इसकी डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। गिरिराज जी की परिक्रमा दी है तुमने? दईएगा कहूँ? दई होगी। जाते हो बड़े जोश में जाते हो, परिक्रमा देत देत पूरा जोश ढीलो पच जाते हो। क्लियर? जब जाते हो तो कहते हो भैया 4 घंटा में पूरी परिक्रमा दे लेंगे। ठीक है? और स्टार्टिंग में जब आप चलते हो बड़े भाई साहब धांसू स्पीड चल रही है फर्स्ट क्लास। पहला 1 किलोमीटर चलते हो तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करते हो तो आपकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होती है। फिर अगला 1 किलोमीटर जब आप ट्रैवल करते हो, अगला 1 किलोमीटर, तो आपकी स्पीड और बढ़ जाती होगी ना, वेलोसिटी और बढ़ जाती होगी आपकी। कम है जाते हैं? कम है जाते हैं। फिर बाकी बाद अगला 1 किलोमीटर और चलोगे तो और कम होते हैं। जैसे जैसे चलता जा रहा हूँ वैसे वैसे एनर्जी का ड्रॉप होता जा रहा है। हर 1 किलोमीटर लंबाई चलने पर जितनी एनर्जी ड्रॉप हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी ग्रेडियंट। सिमिलरली यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है, समझिएगा, मैं डिटेल में समझा रहा हूँ।
आपको ये तो मालूम है ना, किसी भी डेफिनेशन को बनाने के लिए चीज़ों को 1 1 1 मान लिया करते हैं बेटा। तो इसकी डेफिनेशन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर L बराबर 1 मीटर मान लिया, तो K बराबर क्या हो जाएगा, V/1। बोलो भैया बात समझ में आई, क्लियर। अब आप गौर से देखिएगा सभी लोग, ठीक है, गौर से। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। अब आप बताओ अपने हाथ के इशारे से कि करंट कैसे फ्लो होगा, ऐसे या ऐसे, ऐसे। तो करंट ऐसे रमकत भाव आवेगो, बोलो आवेगो नहीं आवेगो, आवेगो। तो बताओ ए से बी जा रहा है या बी से ए जा रहा है, ए से बी जा रहा है। यारो मैंने ये सुना है कि करंट का जो फ्लो होता है दैट इज ऑलवेज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट का जो फ्लो होता है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। एग्री करते हैं आप लोग इस बात से, एग्री करते हैं। तो मुझे बताओ इसमें अगर करंट ए से बी की तरफ जा रहा है तो हाई पोटेंशियल पे कौन सा पॉइंट होगा, ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा या बी पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ए पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा। यानी आपके हिसाब से ये हाई पोटेंशियल पर है या हाई वोल्टेज पर है और ये लो पोटेंशियल पर है यानी लो वोल्टेज पर है। सही बोल रहा हूँ। तो ये हाई पोटेंशियल, अब करंट जो ऐसे जा रहा है तो ये पोटेंशियल धीरे धीरे क्या कर रहा है, ड्रॉप हो रहा है। जैसे चलते चलते मेरी एनर्जी ड्रॉप हो रही थी वैसे ही करंट जब ऐसे जा रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर जैसे जैसे करंट चल रहा है पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना, क्लियर। तो 1 मीटर लंबाई चलने पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। जब मुँह खोलो और बोलो, क्लियर, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं इसकी अब समझ में तो आपको आ गया होगा, मैं एक चकाचक डेफिनेशन बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, उंगली देखिएगा। पोटेंशियल ड्रॉप वटे को पर बोलते हो आप, पर, और लेंथ 1 मीटर है, इसको यूनिट लेंथ बोल सकता हूं। तो पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। सीन क्लियर है। पोटेंशियल ड्रॉप per unit length is called potential gradient. It is denoted by the letter K. Its unit is volt per meter. Scene clear है बेटा सभी को, बात समझ में आ रही है। Again I repeat the definition. Potential drop per unit length is called potential gradient. Scene clear है, बात समझ में आ रही है। आपको बता दूं पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। कहाँ से कहाँ की तरफ होती है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होती है। आपको याद है चैप्टर नंबर 2 पढ़ाया था मैंने, चैप्टर नंबर 2, वहाँ पर मैंने एक रिलेशन बताया था, अगर आपको याद हो तो। आपको ये रिलेशन बताया गया था E बराबर -dV/dx, याद है। अच्छा, मुझे ये मालूम है कि करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होता है। ध्यान देना, ये dV क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है। dx क्या है, लेंथ ही तो है। बोलो भैया, यहाँ जो नेगेटिव साइन आता था ना बेटा, वो अपोजिट डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करता था। मुझे मालूम है इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होती है, लेकिन यहाँ पोटेंशियल ग्रेडियंट में चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है, तो ये नेगेटिव साइन किस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन होती है वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ होगी, यानी इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन के अपोजिट होगी। कहानी समझ में आ रही है मेरी बात, सीन क्लियर है। तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से बोल रहा हूँ पूरी दास्तां। किसी ने पूछा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो हम उसे बोलेंगे potential drop per unit length is called potential gradient. It is denoted by the letter K. Its unit is volt per meter. Clear है? It is a vector quantity and its direction is from low potential to high potential या high potential to low potential. हाँ, low potential to high potential. आशिक भैया, low potential to high potential. Clear? समझ में आ रही है बात सभी को? कर पाएंगे हम लोग? तो जल्दी से फटाफट पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ लें, फिर मैं आगे की बात करूंगा बेटा। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर।
भैया इसकी डेफिनेशन हम लोगों को फॉर्मूले के आधार पर ही याद करनी है। लिसन, सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर को हम लोग लेटर एस से डिनोट करते हैं। एस इज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्लियर? इसका फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू 1/k। अब 1/k हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? k क्या है? व्हाट वाज k? कम ऑन टेल मी व्हाट वाज k? भूल गए? पोटेंशियल ग्रेडियंट। हवाली 1 मिनट हुआ है ना। k को क्या बोलते हैं बेटा? पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी हमारी यहाँ पर? रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। क्लियर? या यू कैन से sensitivity of the potentiometer is equal to the reciprocal of potential gradient. सीन क्लियर है? ओके तो अगर किसी ने पूछ लिया व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर तो हम उसे बोलेंगे द रेसिप्रोकल ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। गॉट इट गाइस? अभी सुनना खत्म नहीं हुआ, सुनते जाओ ध्यान से। वैसे तो डेफिनेशन हो गई, जितना बताया उतना आप समझ गए। के बराबर हवाले ताजा पढ़िए। के बराबर केवल, के बराबर v अपॉन एल। तो k की जगह v अपॉन एल कहाँ पहुँच जाएगी? ऊपर। तो सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर का ये भी रिलेशन आ गया। किसी ने पूछा सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर का यूनिट क्या होता है? किसी ने पूछा इसका यूनिट क्या होता है? तो भैया लेंथ की यूनिट मीटर, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट। बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? तो मीटर पर वोल्ट। कहानी समझ में आती है? बोलो, पढ़ूँ आगे? है अच्छी बात है, पढ़ लो, आप समझ जाओगे सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पर एक बात और सुन लो, वैसे आपके नोट्सों में ये है नहीं, लेकिन अगर पूछे तो बता देना। वो पूछ सकता है हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। हाउ वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो इसको बढ़ाने के लिए पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू कम कर दूं क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर क्या कर दूं? बढ़ा दूं। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर दूं? कम कर दूं। कहानी समझ में आती है? तो जल्दी से फटाफट सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर पढ़ लो। एक लाइन की डेफिनेशन है, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? ये मैंने अवेल बनाया था, ताज़ा प्राइमरी सर्किट बोलते हैं, बकरी। याद हो जाएगा सीक्वेंस? क्लियर? अभी बताया था। ये ए बी पोटेंशियोमीटर का वायर है और आप लोग बड़ा चिल्ला के बोल रहे थे मुझसे कि ये वायर तो कॉन्स्टेंटाइन का है, मैग्निन का वायर है, ये मीटर ब्रिज में भी पढ़ा दिया था आपने यही। क्लियर? सही बोल रहा हूँ ना? बोलो, अच्छी बात है। ये कौन सा सर्किट है बाय द वे? प्राइमरी सर्किट है। और मैंने सुना है सेकेंडरी सर्किट में ऐसी चीज़ों को जोड़ा जाता है जिनकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी होती है। ऐसा है? अच्छा, इससे पहले कि मैं इस क्वेश्चन को बेटा आगे बढ़ाऊं, है ना, इससे पहले कि इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाऊं, मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। ध्यान से सुनिएगा। यहां लिखता हूं मैं, एक सेकेंड। मैंने मान लिया 1 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस x ओम है। अच्छा, इस वायर की लेंथ मैंने आप लोगों को कितनी बताई थी? आपको याद है? मैंने बोला 7 मीटर भी हो सकती है, 10 मीटर भी हो सकती है, 14 मीटर भी हो सकती है। हम लोग ऑन एंड एवरेज 10 मीटर लेते हैं, है ना, ज़्यादातर 10 मीटर होती है। तो देखिएगा, लेट 1 मीटर वायर रेजिस्टेंस, लेट 1 मीटर वायर रेजिस्टेंस इज इक्वल टू x ओम। ठीक है, जवाब देना। वैसे इस टाइप की चीज़ें मैं कई बार आपसे पूछ चुका हूं। देन कैपिटल L मीटर वायर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? LX कहना चाहते? LX? ओके, LX हो। अभी यूज करूंगा इसको, इसलिए बोल रहा हूं। अच्छा, अगर किसी ने ये पूछ लिया होता है स्मॉल L मीटर वायर रेजिस्टेंस, तो क्या बोलते? स्मॉल LX हो। कचू गलत कह दी मैंने लाला रे। बोलो आप, क्लियर है जन्नो? क्या हुए को परेशानी हो तो बताए। मेरी आवाज़, ऑडियो, वीडियो सब कुछ प्रॉपर है ना आप लोगों को? बोलो भैया। तो आप गौर से देखिएगा सभी लोग ऑन द बोर्ड, है ना, ध्यान से।
ये मैंने वैसे ही बीच में से लिख दिया, पर आपको समझ में तो आया ना। मैंने मान लिया 1 मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस एक्स ओम है, तो कैपिटल एल मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस एल एक्स, स्मॉल एल मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल एल एक्स। क्लियर? अब ध्यान दीजिएगा सब लोग। अब मैं इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ। ये पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट है। जरा हाथ घुमा के बताओ करंट कैसे फ्लो होगा? हाँ, ऐसे फ्लो होगा करंट। सही बोल रहा हूँ? करंट ऐसे ही तो फ्लो होगा, बोलो भैया। अच्छा, करंट जब ऐसे फ्लो होगा तो आपने बोला था ये हाई वोल्टेज पे है, ये लो वोल्टेज पे है ना? ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, यानी दोनों के पोटेंशियल सेम है क्या? नहीं है, अलग अलग है, अलग अलग है। तो इन दोनों पॉइंटों के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमें निकालना है। तो भैया मैंने बचपन में पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V बराबर आई आर। तो V बराबर आई। अब मुझे R और चाहिए, R रेजिस्टेंस। अच्छा, इस वायर की लेंथ को आप कितना मानते थे? कैपिटल L मानते थे। कैपिटल L मीटर लंबा वायर है। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी कि नहीं आ रही? क्लियर? तो आप मुझे बताओ इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा V बराबर आई। अब रेजिस्टेंस, तो L मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना है? LX। तो LX इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आई? बोलो भैया, सीन क्लियर है सभी को? है ना? अच्छी बात है। मुझसे कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर से हमें किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? किसी सेल का EMF कैलकुलेट करना है। तो भैया जिन चीज़ों की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होती है उसे हम हमेशा सेकेंडरी सर्किट में जोड़ते हैं। तो ये सेकेंडरी सर्किट में मैंने सेल जोड़ दिया जिसका EMF मुझे कैलकुलेट करना है। और ये फाइनली आपकी ये हो गई गैल्वेनोमीटर और ये आपकी हो गई जॉकी। सीन समझ में आ रहा है भैया आप सभी को? बोलो जी, क्लियर? अच्छी बात है। अब एक बात बताओ, मैं इस जॉकी को इसके ऊपर क्या करता हूं? मीटर ब्रिज में किया था आपने, इसके ऊपर स्लाइड करूंगा। कब तक स्लाइड करूंगा? जब तक गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जहां पर भी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन 0 आ जाएगा वहां पर मैं रुक जाऊंगा। क्लियर है सीन? बात समझ में आ रही है? पुरानी मीटर ब्रिज जैसी कहानी है। सपोज करिए मैंने जैसे ही J पॉइंट पे रखा तो यहां पर मुझे 0 मिल गया गैल्वेनोमीटर में, तो मैं यहीं रुक जाऊंगा। अब एक बात बताओ, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है, इसका मतलब सेल से करंट लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा? नहीं लिया जा रहा। तो इस टाइम इसके इलेक्ट्रोडों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे मैं क्या बोलूंगा? EMF बोलूंगा या टर्मिनल वोल्टेज बोलूंगा? EMF बोलूंगा। तो इसका मतलब V की जगह अब यहाँ क्या आ जाएगा? E बराबर आई आर। अब सुनो, यहाँ पर अगर ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल रहा है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई नाप लूंगा। सपोज करिए ये लंबाई है स्मॉल l मीटर। तो भैया E बराबर आई, जैसे V बराबर आई आर था वैसे E बराबर आई आर रेजिस्टेंस है। तो स्मॉल l मीटर लंबे वायर का रेजिस्टेंस कितना हुआ? स्मॉल l मीटर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया? स्मॉल LX। तो ये हो गया स्मॉल LX। इक्वेशन नंबर 2। कहानी समझ में आई? बोलो भैया, सीन समझ में आ रहा है? अब मैं फाइनली क्या कर रहा हूं, गौर से देखिएगा। डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो सेकंड में फर्स्ट का डिवाइड करूंगा तो LHS में LHS का, RHS में RHS का। ठीक है भैया? अब आप गौर से देखिएगा, X से X कट गए, I से I कट गए। क्लियर? तो ये हो जाएगा फाइनली E बराबर V इधर पहुंच जाएगा तो VL अपॉन कैपिटल L। बोलो भैया, बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया E बराबर, अब याली आपने पढ़ा था ताजा ताजा, V अपॉन L। K होता है केवल, K बराबर V अपॉन L। तो V अपॉन L की जगह आ गया K और ये L एज इट इज। E बराबर अकल, याद रखना इसी फॉर्मूले का बहुत बड़ा रोल है आगे के टॉपिकों में। क्लियर? और कचू आए चाहे नहीं है, मुझे चार आने की उम्मीद ना है, लेकिन अकल याद रहनी चाहिए। E बराबर KL। क्लियर? तो आपने देखा पोटेंशियोमीटर द्वारा हम किसी सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है सभी को? क्लियर है? तो फटाफट नोट डाउन कर लो। नोट डाउन क्या कर लो, आई मीन फटाफट पढ़ लो इसे एक बार अच्छे से। तो ये बात आप लोगों ने नोटिस की, ये पूरा प्रिंसिपल था पोटेंशियोमीटर का। यहाँ पर ध्यान देना, पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम किसी सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से, E बराबर KL। ध्यान देना, यहाँ पर कौन सा L है? स्मॉल L है। स्मॉल L कौन सी लेंथ है? बैलेंसिंग लेंथ। कौन सी लेंथ है स्मॉल L?
बैलेंसिंग लेंथ, बैलेंसिंग लेंथ बोले तो ये वाली, जब गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 था तभी तो ये लेंथ आपने नापी थी। क्लियर, क्लियर, ओके। बढ़ूँ आगे फिर मैं, बात समझ में आ रही है सभी को? अब मैं आगे जो बताने जा रहा हूँ, 2 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे और दोनों क्वेश्चन जो है ना फोकट के नंबर है, फ्री के नंबर है और 5-5 नंबर में आते हैं। क्लियर, काहे में आते हैं? 5-5 नंबर में, बिल्कुल टुच्चा टाइप। क्लियर, तो ध्यान से देखेंगे ऑन द बोर्ड, फ्री के नंबर है, लपक लो। फिलहाल ये E बराबर KL समझ में आया, बस इस पे फोकस करो, E बराबर KL। अब मैं जो 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ वो अच्छे से आप लोग प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में आने के अच्छे चांसेस बनते हैं इनके और ये नंबर फ्री के होते हैं। तो देखते हैं अगले क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। देखिएगा अगले क्वेश्चन में मुझसे वो बोल रहा है, अच्छा यहाँ पर इतना देखने से आपको ये बात तो समझ में आ गई कि भैया पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग किसी सेल का EMF कैलकुलेट कर सकते हैं। एग्री करते हैं इस बात को? दूसरी बात, आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी V बराबर ILX, तो उससे ये भी बात क्लियर हो गई कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर, और आगे देखते हैं। अब उसका क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि पोटेंशियोमीटर की हेल्प से, तो पोटेंशियोमीटर उसने बोल दिया तो ये सर्किट तो आना ही आना है, प्राइमरी सर्किट है ना, ये बन गया। क्लियर, अब वो कह रहा है पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 सेलों के EMF को कंपेयर कीजिए। ही इज टेलिंग यू कंपेयर द EMF ऑफ 2 शेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर, यानी पोटेंशियोमीटर की हेल्प से 2 सेलों के EMF को कंपैरिजन करो। तो आओ कंपैरिजन कर लें। तो 2 सेलों के EMF को कंपैरिजन करना है तो पहले हमें 2 सेल चाहिए होंगे, तो ये मैंने एक सेल जी जोड़ दो और एक सेल जी जोड़ दो, ये 2 सेल मैंने जोड़ दिए। इस सेल को नाम दे दिया E1, इस सेल को मैंने नाम दे दिया E2 और यहाँ पर ये मैंने गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया और ये मैंने जॉकी जोड़ दी। सीन क्लियर है बॉस? बोलो भैया, ठीक है। यहाँ पर एक की लगी होती है जिसे 2 वे की बोलते हैं। जैसे घरन में टी लगी रहते हैं, 2-2 प्लग एक संग लगा दो टी में, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? ऐसे ही यहाँ पर 2 वे की लगी रहती है। सबसे पहले बेटा मैंने क्या किया, इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। अब बताओ कौन सा सेल जुड़ गया है प्राइमरी सर्किट से, E1 सेल या E2 सेल? हाँ, यानी अब E1 सेल इस सर्किट में जुड़ चुका है। अब मैं जॉकी को चलाऊंगा। जॉकी को कब तक चलाऊंगा? जब तक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 मिल जाएगा वहाँ मैं रुक जाऊँगा और वहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ नाप लूँगा। इस लेंथ को आपने थोड़ी देर पहले बैलेंसिंग लेंथ बोला था। सपोज करिए ये लेंथ आई L1, कितनी आई ये लेंथ? L1। तो फाइनली इस सेल का EMF बेटा क्या हो जाएगा? E1 बराबर KL1। हवाले ही पढ़ो है फॉर्मूला, अकल क्लियर है। अब मैंने क्या किया, इस पिन को निकाल दिया, इस कनेक्शन को ब्रेक कर दिया। अब मैं किसको जोड़ दूंगा? इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। कहानी समझ में आ रही है आपको? इनको पॉइंट को नाम देना चाहो तो नाम भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, A B C दे सकते हो, है ना। तो अब मैंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। अब कौन सा सेल सर्किट में जुड़ा है, पहला या दूसरा? अब दूसरा सेल सर्किट में जुड़ा है। फिर से मैंने जॉकी को चलाया। कब तक चलाया? जब तक कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 ना आ जाए। जहाँ पर भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ जाए वहीं पर हम रुक जाएंगे और बैलेंसिंग लेंथ नाप लेंगे। मैंने मान लिया बैलेंसिंग लेंथ कुछ ना कुछ आएगी, L2 मान लो, L2 बोले भैया, हाँ वेरी गुड अमन। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? दूसरे सेल का EMF आ गया KL2, इक्वेशन नंबर 2। भाषा समझ में आ रही है बेटा आप लोगों को? आ रही है। डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का डिवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले ये काम LHS में कर दूँ। LHS में करूँगा तो इट बिकम्स E1 अपॉन E2। RHS में करूँगा, ठीक है, K से K कट गया, बोलो भैया। तो ये हमारे सामने आ गया E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2। कहानी समझ में आई भैया? क्लियर? यानी विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर वी कैन कंपेयर द EMF ऑफ 2 शेल्स। सीन क्लियर है? भाषा समझ में आ गई सभी को? तो इस तरीके से जैसे मैंने अभी ऊपर फिगर बनाया, फिगर बना लोगे आप लोग और ये डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला कर लोगे। सुनते जाए, अभी ध्यान से सुनिएगा। अब वो कहता है कि इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल बनाओ।
क्या बनाओ, ऑब्जर्वेशन टेबल। जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बनाते हो, तो उसमें ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हो कि नहीं बनाते, प्रेक्षण सारणी, है ना। तो ये जो ऑब्जर्वेशन टेबल है, कोई कितना ही बड़ा चूतिया हो उसको ये जरूर मालूम होगा कि ऑब्जर्वेशन टेबल में पहला कॉलम, हाँ मैंने कही थी सीरियल नंबर, क्लियर, सही बोल रहा हूँ, बोलो। अच्छा अब तुम वो बताओ, अगर मैं तुमसे यूँ पूछूं कि जा फॉर्मूला थे E1 बटे E2 को मान ज्ञात करो, E1 बटे E2 की वैल्यू बताओ, तो तुम मुझसे काय की वैल्यू मांगो, कितनी चीज़ों की वैल्यू मांगोगे, 2 चीज़ों की वैल्यू मांगोगे। तुम मुझसे कहोगे मुझे L1 दे दो, मुझे L2 दे दो, जो 2 दे दो तभी मैं बता देंगे तुम्हें, बोलो क्या होगे, नहीं क्या होगे ना, क्लियर। यानी अगर आपको E1 बटे E2 की वैल्यू निकालनी है तो आप मुझसे L1 मांगोगे, आप मुझसे L2 मांगोगे, ये दोनों वैल्यू दे दूंगा तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रख दोगे और आंसर पाई लेओगे, नहीं पाई लेओगे, बोलो भैया सही जा रहा हूँ मैं, सीन क्लियर है सभी को, बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं है, क्या हो जाता है तुमको, सीन क्लियर है, आगे बढ़ो। अगर ये पूरी कथा आप लोगों को समझ में आ रही है तो फिर गौर से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर ध्यान से सब लोग। जो खाली खोखा है वो ऐसे तो ऑब्जर्वेशन टेबल बना ही देंगे, और जो लोग थोड़ा बहुत अच्छे से पढ़ते हैं बिना के जाए भर देंगे, बेका लिखेंगे। जैसे L1 है तो बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1, इस सेल के लिए ही तो बैलेंसिंग लेंथ ही है, तो क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1। L2 में क्या लिखेंगे, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2, क्लियर हो, ये फॉर्मूला हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी बात को समझ गए हैं, क्लियर। तो ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने आ गई तो आप लोग बना लोगे कि नहीं बना पाओगे, बना पाएंगे सभी लोग, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद कुछ बातें और पूछता है, वो प्रिकॉशंस और पूछता है इस एक्सपेरिमेंट में, प्रिकॉशंस। तो भैया प्रिकॉशन सेम वही हैं जो हमने मीटर ब्रिज में पढ़े थे। बताओ भैया, आप बताओ, जॉकी को वायर पर रगड़ कर चलाना चाहिए, टिंडे चलाना चाहिए रगड़ कमीनो, अदरवाइज वायर प्रेस हो जाएगा, खेल खराब हो जाएगा। जॉकी को वायर पर टाइटली प्रेस नहीं करना चाहिए, बताया था ना आपको, बोलो। दूसरा, जॉकी को वायर पर लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस करना चाहिए, नहीं, है ना, लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होता है मालूम है ना, मीटर पेज में बताया था, क्लियर। तीसरा, जहाँ पर भी स्क्रू वगैरह लगे हो तो वो स्क्रू कैसे होने चाहिए, टाइट होने चाहिए, है ना। और अगर कार्बन फार्बन जमा हो गया हो तो उसे सैंड पेपर से साफ कर देना चाहिए, ठीक है। अगली बात, कुछ अलग से प्रिकॉशन है वो भी देख लो। जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमें इस बात का खासा ध्यान रखना चाहिए कि ये जो सेल है, सेलों के पॉजिटिव टर्मिनल और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये वायर के किसी एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए, क्लियर। ऐसा नहीं हो कि जहाँ को पॉजिटिव आ जाए और जहाँ वाले सेल को जहाँ नेगेटिव आ जाए, ऐसे नहीं करना, समझ में आ रही है बात। बैटरी और सेल सभी के पॉजिटिव टर्मिनल वायर के एक ही सिरे से जुड़े होने चाहिए, क्लियर। अगली बात, बैटरी का जो ईएमएफ है वो हमेशा दिए गए सेलों के ईएमएफ से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, क्लियर। फिर से बोल रहा हूँ, बैटरी का ईएमएफ हमेशा दिए गए सेलों के ईएमएफ से ज़्यादा होना चाहिए, अन्यथा तुम जो कि ये हिलाते ही रह जाओगे, तुम्हें यहाँ पर नल पोजीशन नहीं मिलेगी, जीरो डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सीन क्लियर है सभी को, बोलो भैया। एक शायद हो सकता है आपके नोट्सों में लिखा हो, वो पॉइंट लिखा हो तो समझा देता हूँ, बाकी का समझ में आपको 2 महीने बाद आएगा। सुन लो, ये पॉइंट आप लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो उड़ाना चाहो तो उड़ा दो। आगे आने वाले चैप्टर में इस पॉइंट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करूंगा, सुनिएगा। गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस होता है काफ़ी डेलिकेट डिवाइस होता है, तो गैल्वेनोमीटर की सेफ्टी के लिए हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस जोड़ते हैं, लो रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग शंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंट। शंट का काम है गैल्वेनोमीटर को सेफ्टी प्रदान करना। क्या शंट का काम क्या है, गैल्वेनोमीटर को सेफ्टी प्रदान करना, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर में ज़रूरत से ज़्यादा करंट फ्लो हो जाएगा तो गैल्वेनोमीटर जल सकता है। समझ में आ रही बात। तो सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देते हैं, शंट लगा देते हैं, एक लो रेजिस्टेंस वायर लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसे शंट कहते हैं। अब क्या होता है, शंट की वजह से इस एक्सपेरिमेंट में एरर पैदा हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही हम लोग नल पोजीशन के पास आने वाले होते हैं,
आए नहीं है नल पोजीशन पे, लेकिन आने वाले हैं। तो एक बात बताओ, जब हम नल पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो गैल्वेनोमीटर में करंट का अमाउंट बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? घटता जा रहा है। जब करंट बहुत कम हो जाता है तो गैल्वेनोमीटर को जब जलने का डर नहीं रहता तो इसका जो सेफ्टी डिवाइस है यानी कि शंट, उसे हम निकाल देते हैं, क्योंकि उसकी वजह से एरर पैदा होता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि जैसे ही हम नल पोजीशन के करीब पहुंचने वाले होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के साथ जो शंट जुड़ा हुआ होता है उसे रिमूव कर देते हैं। वैसे हो सकता है ये प्रिकॉशन आपके नोट्सों में नहीं लिखा हो, पर लिखा हो तो पढ़ लेना, पढ़ लो फटाफट। कहानी समझ में आई? अब रुको 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 रुको, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा तो पूरा दिया, लेकिन है ना दिमाग में खिचड़ा सा बन गया। अरे यार इतने बड़ा क्वेश्चन। अब सुनो, ये पेपर में आता है तकरीबन 4 से 5 नंबर में आ सकता है। अब कैसे आएगा ये समझो, सरल है, कुछ है नहीं इसमें, क्लियर? पता बच जाएगी कितनी सरल है। कैसे सरल है, ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है। वो ऐसे बोलेगा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना, वो बोलेगा कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 शेल्स विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग हेड्स। नंबर 1 सर्किट डायग्राम, तो ये हो गया सर्किट डायग्राम, बना लोगे, 1 नंबर में आएगा, ठीक है। दूसरा डेरिवेशन ऑफ फार्मूला, तो ये आपको डेरिवेशन ऑफ फार्मूला दिख रहा है, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला 1 नंबर, ठीक है, 2 नंबर हो गए। तीसरा पूछेगा ऑब्जर्वेशन टेबल, 1 नंबर की ऑब्जर्वेशन टेबल, कितने नंबर हो गए बताओ? हाँ 3 नंबर। और फिर अगला जो पूछेगा वो लिखेगा प्रिकॉशंस, और प्रिकॉशंस के बगल से ब्रैकेट में लिख देगा एनी 2, कोई भी 2 प्रिकॉशन बता दो बहुत है। तो इतनी सारी प्रिकॉशन मैंने बताई तो कोई 2 नहीं लिख पाओगे आप। एक स्क्रू टाइट तो चलेंगे ही हर जगह, और वायर को रगड़ रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए, और पॉइंटर को लॉन्ग टाइम के लिए प्रेस नहीं करना चाहिए। कहानी समझ में आ रही है? सबको भाषा क्लियर है? तो जल्दी से फटाफट इसे पढ़ लो, फिर मैं आगे की बात करूंगा आपसे। आगे बढ़ता हूँ। तो आपने एक बात नोटिस की कि भैया पोटेंशियोमीटर से हम लोग किसी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि E बराबर KL पढ़ा था हमने। पोटेंशियोमीटर से हम लोग 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं, और ये मैंने अभी प्रूव किया, पोटेंशियोमीटर द्वारा हम लोग 2 सेलों के ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। यस और नो? ये 3 पॉइंट्स आपके भेजे में अटकते हैं कि नहीं अटकते, पहले तो मुझे ये बताओ। बोलो भैया, क्लियर? इन पॉइंटों की मैं बात करूँगा कल काफ़ी सारी डिटेल में, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे सभी को, पक्का? पक्का? अच्छी बात है। अगर आपको ये सारे पॉइंट याद रहेंगे तो अब हम लोग एक न्यूमेरिकल और चिपकाते हैं, फिर हम लोग क्लास ओवर कर देंगे, राइट? तो इससे जस्ट पहले एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, क्लियर? तो वो न्यूमेरिकल हम लोग देख लें। ये न्यूमेरिकल कहाँ दिया हुआ है, रुको मैं बताऊँ आपको। हाँ, अकल E बराबर KL के बाद ही दिया हुआ है, ठीक है ना? इन द सर्किट शोन इन एडजेसेंट फिगर। मिल गया सभी को न्यूमेरिकल? पहले तो ये बताओ, मिल गया सभी को? तो चलिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसे आगे। सबसे पहले इसमें जो फिगर बनाया हुआ है वो आप लोग फिगर अपने नोटबुक पे बना लें सभी लोग, है ना? जो फिगर इसमें बनाया हुआ है वो फिगर आप लोग अपनी नोटबुक में बना लें सभी लोग। मैं भी बना लेता हूँ तब तक। देखिए, ये उसने फिगर दिया है आपको, ये 3 वोल्ट, इसे नाम दिया उसने E1। फाइनली वायर दे रहा है आपको, वायर दिया उसने आपको AB, और E2, ये आपको पॉइंट दे रहा है C। क्वेश्चन में बोल रहा है आपसे, इन द सर्किट शोन इन एडजेसेंट फिगर सेल E1 इज ऑफ 3 वोल्ट, अच्छी बात है, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 0, इस सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 है, अच्छी बात है। द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर AB, द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर AB इज 60 सेंटीमीटर। इस पूरे वायर की लेंथ को आप लोग कैपिटल L से डिनोट करते थे, और कैपिटल L की वैल्यू दे रहे हैं 60 सेंटीमीटर। क्लियर? कितनी वैल्यू दे रहा है? 60 सेंटीमीटर। और कह रहा है एंड द लेंथ ऑफ AC पार्ट ऑफ द वायर इज 25 सेंटीमीटर। वायर का जो AC पार्ट है उसकी लेंथ वो आपको दे रहा है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब वो आगे इसमें ये बोल रहा है व्हेन अ सेल E2 इज
व्हेन अ सेल E2 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C, क्लियर, व्हेन द सेल E2 इज कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट A एंड C, नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। ऐसी सिचुएशन में इस सेल से कोई करंट नहीं बहता, यानी ये कौन सी कंडीशन में है, बैलेंसिंग कंडीशन में। तो बैलेंसिंग कंडीशन में ये जो लेंथ मिलती है उसे हम लोग बैलेंसिंग लेंथ बोलते हैं, और बैलेंसिंग लेंथ को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है बात। तो उसने यहाँ पर हमसे दो बातें पूछी हैं। सबसे पहला तो हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करना है, यानी के की वैल्यू निकालनी है, और दूसरा कह रहा है सेल E2 का EMF बताओ, EMF ऑफ सेल E2। ये दो क्वेश्चन है उसके। करें भैया शुरुआत, रेडी, तैयार हैं सब लोग? तो देखिएगा इसको ध्यान से सभी लोग, क्लियर। चलो शुरुआत। कहानी समझ में आई आपको? फिगर समझ में आया कि नहीं आया ये पहले तो ये बताओ। फिगर सबको क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। वो कह रहा है ये जो सर्किट दिया गया है E1 का EMF 3 वोल्ट है, वायर AB का जो लेंथ है वो 60 सेंटीमीटर है, और वो कह रहा है सेल E2 को A और C पॉइंट के बीच में लगाया गया है, और वो कह रहा है जब सेल E2 से कोई करंट नहीं लिया जा रहा, कोई करंट नहीं लिया जा रहा यानी बैलेंसिंग कंडीशन में, तो ऐसी सिचुएशन में लंबाई 25 सेंटीमीटर है, ये बैलेंसिंग लेंथ हो गई। तो कह रहा है पोटेंशियल ग्रेडियंट कैलकुलेट करूँ और सेल E2 का EMF कैलकुलेट करूँ। तो देखो भैया सब लोग ध्यान से, पहला पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो बचपन में अपन ने पढ़ा था K बराबर V/L, बोलो भैया, है ना। पोटेंशियल ग्रेडियंट इस पूरे सर्किट का है तो K बराबर V की जगह यहाँ पे E1 है, तो E1/L। E1 कितना है 3 वोल्ट, L कितना है 60, 3 1 3, 3 2 6, 1/20, 1/20 सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.05। क्लियर है? भाग दे के बताऊँ एक में 20 का है, कहो तो दे दूँ। EMF है तो वोल्ट, लेंथ अपन ने सेंटीमीटर में रखी है तो यूनिट सेंटीमीटर में आ जाएगी। अगर आप लेंथ को चेंज करते तो फिर उसी हिसाब से आपका आंसर आ जाता, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहानी समझ में आ रही है सभी को? ओके, बात समझ में आई सभी को? अब दूसरा कह रहा है EMF बताऊं सेल का, तो E बराबर अकल पढ़ा था अपन ने, अकल इस सेल का EMF है तो E2 लिख दूं, E2 बराबर KL, K की वैल्यू मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ 0.05, स्मॉल एल उसने मुझे दे रखा है 25 सेंटीमीटर, 25 5 125, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। EMF निकाला है तो EMF का यूनिट वोल्ट। कहानी समझ में आ रही है सभी को? बोलो भैया, उतार लो फटाफट इसे, डू इट फास्ट। ओके, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है, कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।